नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास के बायो के। हम आज सिर्फ पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। देखिए यहां पर सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में समझते हैं। प्रोकैरियोटिक वर्ड के बारे में समझते हैं। क्या समझते हैं? प्रोकैरियोटिक वर्ड जो है वो कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है। देखिए यहां पर प्रोकैरियोटिक वर्ड जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना। ये क्या है? ये प्रो और कैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक जो है, देखिए यहां से क्या है, एक प्रो ये हो गया और क्या हो गया, एक कैरियोटिक्स हो गया। क्या हो गया? कैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक जो होता है इसे हम ग्रीक भाषा में हम क्या बोलते हैं? प्राइमेटिव। क्या बोलते हैं? प्राइमेटिव। अब कैरियोटिक को हम क्या बोलते हैं? कैरियोन। क्या बोलते हैं? कैरियोन। किस भाषा में? ग्रीक भाषा में। अब यहां पर देखिए प्राइमेटिव का मतलब होता है आद। क्या होता है? आद। आद का मतलब होता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। और कैरियोन जो होता है, कैरियोन का मतलब विशेष तौर पे होता है अखरोट जैसा। कैसा होता है? अखरोट जैसा। और अखरोट जैसा का मतलब यहां पर है न्यूक्लियस है। किसे? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहेंगे? वैसी कोशिका जिसका केंद्रक क्या हो? प्राचीन हो, आद हो। क्या हो? आद हो। यानी कि वैसा कोशिका है ना, वैसा कोशिका कि प्रोकैरियोटिक वर्ड किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो वे दो शब्दों से मिलकर बना हुआ था, प्रो और कैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्राइमेटिव, कैरियोटिक का मतलब कैरियोन, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। प्राइमेटिव का मतलब होता है आद, यानी कि प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। तो हमने देखा इसके वर्ड के बारे में, इसके शब्द के बारे में कि आखिरकार प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक जो वर्ड है वो कैसे बना है, किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब यहां पर हम इसका परिभाषा के बारे में देखते हैं, आखिरकार प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या कहता है। देखिए यहां पर क्या कहता है कि वैसा अविकसित। क्या बोलता है? वैसा अविकसित। कैसा है? अविकसित कोशिका जिसमें जो है वो केंद्रक झिल्ली जो है और क्या होता है? नहीं पाया जाता। क्या होता है? केंद्रक झिल्ली जो है वो नहीं पाया जाता है। यानी कि वैसी कोशिका जिसके अंदर जो है वो केंद्रक झिल्ली क्या होते हैं? नहीं पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। आखिरकार इसमें क्यों कहा गया कि इसके अंदर प्रोकैरियोटिक, इसके अंदर जो है वो केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है? देखिए यहां पर केंद्रक झिल्ली का कॉन्सेप्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि किसी भी कोशिका, किसी भी प्राणी का हो, कोशिका जो होता है और कोशिका का जो केंद्रक होता है, उसी केंद्रक में उस जाति का जो है अनुवांशिक पदार्थ मौजूद रहता है। अब यहां पर जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है और उसका जो अनुवांशिक पदार्थ जो है वो क्या है? डीएनए और आरएनए। जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए और आरएनए जो है वो किसी प्रकार का कोई विशेष प्रकार की झिल्ली से, कोई घेरे से घिरा हुआ नहीं है। इसलिए यहां पर जो परिभाषा बना, वैसा कोशिका जिसमें जो है वो केंद्रक झिल्ली मौजूद नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब यहां पर देखिए क्या कहता है आगे कि इसमें जो है वो अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं? अनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में ना होकर जो है वो न्यूक्लिक अम्ल के रूप में होते हैं। क्या होते हैं? इसमें जो है अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? जो उस जीव का, उस प्राणी के सारे गुण को अपने अंदर समेट के रखता है जनन, प्रजनन और पोषण के लिए। तो उस वैसे पदार्थ को, वैसी सूचना जिसके अंदर मौजूद रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अनुवांशिक पदार्थ। तो यहां पर कहता है कि अनुवांशिक पदार्थ जो है वो गुणसूत्र के रूप में ना होकर जो है वो न्यूक्लिक अम्ल के रूप में होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल के रूप में। ये गुणसूत्र और न्यूक्लिक अम्ल क्या है? बेसिक तौर पे अगर सम कहा जाए तो न्यूक्लिक अम्ल ही जो है वो बदल कर या संघनित होकर जो है वो गुणसूत्र का निर्माण करता है। लेकिन इसके अंदर है, किसके अंदर? इसके अंदर जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल यानी अनुवांशिक पदार्थ जो है वो क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल के रूप में रहता है। किस रूप में? न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। देखिए यहां पर ये सभी जो है वो न्यूक्लिक अम्ल के रूप में मौजूद है। अब इसका कारण क्या है कि इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल के रूप में इसके अंदर पाया जाता है? इसका कारण है, कहता है इसमें हिस्टोन क्या होता है? हिस्टोन नामक जो है वो प्रोटीन पाया नहीं जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि इसके अंदर जो है हिस्टोन नामक प्रोटीन जो है पाया नहीं जाता है। हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाए जाने के कारण ही जो है वो इसका जेनेटिक मटेरियल यानी अनुवांशिक पदार्थ जो है वो क्या होता है? गुणसूत्र के रूप में बदल नहीं जाता है, नहीं गुणसूत्र के रूप में जो है वो नहीं बदल पाता है। कहता है नहीं पाता है, इसी कारण इसमें जो है वो गुणसूत्र नहीं
पाए जाते हैं। इसी कारण क्या होता है, इसमें गुणसूत्र नहीं पाते। अब यहां पर थोड़ी सी बात को समझते हैं कि हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता है इसके अंदर, क्लियर, और इसी कारण जो है इसमें गुणसूत्र नहीं पाए जाते। तो यहां पर समझने वाली बात है कि हिस्टोन नामक प्रोटीन ही जो है वो गुणसूत्र के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। तो हाँ, क्या होता है, गुणसूत्र के निर्माण के लिए जो है वो क्या होता है, हिस्टोन नामक प्रोटीन ही होता है। तो यहां पर थोड़ा सा समझते हैं हिस्टोन नामक प्रोटीन आखिर होता क्या है। देखिए, हिस्टोन नामक प्रोटीन एक बाइंडिंग प्रोटीन है, मतलब यह जो है न्यूक्लिक अम्ल जब संघनित होता है तो संघनन के बाद जो है वो क्रोमेटिन जाल के रूप में बदलता है। और क्रोमेटिन जाल जो है वो हिस्टोन नामक प्रोटीन से क्या होता है, हिस्टोन नामक प्रोटीन से बंद बंद कर एक के ऊपर के एक जमा होता है। और एक विशेष रूप से शॉर्टली यहां पे बताया जा रहा है, एक विशेष रूप से एक संरचना बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, जैसे देखिए ये मान लिया कि ये न्यूक्लिक अम्ल है, क्या है, ये न्यूक्लिक अम्ल है, ये डीएनए है या आरएनए जो फॉर्म में भी हो सकता है। अब यह जो है आपस में संघनित हुआ, इस प्रकार से क्रोमेटिन जाल का रूप ले लिया, क्या लिया, क्रोमेटिन जाल का। अब ये जाल जो है अब कहता है कि इसके अंदर हिस्टोन नामक प्रोटीन है ही नहीं, लेकिन जो यूकेरियोटिक कोशिका होते हैं उसके अंदर हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। वो हिस्टोन नामक जो प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, ये क्रोमेटिन जाल से क्या होता है, इस प्रकार से क्रोमेटिन जाल को इस प्रकार से क्या होता है, लिपटता है। क्रोमेटिन जाल से इस प्रकार क्या होता है, लिपट जाता है। सॉरी, ये क्रोमेटिन जाल जो है इस हिस्टोन नामक प्रोटीन से क्या होता है, हिस्टोन नामक प्रोटीन से क्या होता है, इस प्रकार से ये लिपटता है, ये लिपटता है। और लिपट कर जो है वो एक रूप से एक के ऊपर एक क्या होता है, इस प्रकार से जमा हो जाता है। और जमा हो जाने के बाद क्या होता है, एक इस प्रकार से एक संरचना बनती है, इस प्रकार से क्या बनती है, एक संरचना बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। तो देखिए यहां पर क्या होता है, हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता, और हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाए जाने के कारण ही जो है इसके अंदर गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। तो यहां पर हमने देखा कि इसके अंदर क्या होता है, गुणसूत्र पाया नहीं जाता। और इसके अंदर क्या होता है, देखिए इसके अंदर इसके फिगर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहता है इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो है ये वाला जो भाग दिख रहा है बाहर, सबसे बाहरी वाला भाग जो है इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, क्या बोलते हैं, कोशिका, इसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। इसके अंदर ये वाला जो दिखाई पड़ रहा है इस तरह से, इसे हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली, क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसी कोशिका झिल्ली पर जो है एक विशेष रूप से संरचना पाई जाती है जिसका नाम है मीजोसोम। क्या होता है, मीजोसोम। इस मीजोसोम के बारे में क्या होता है, ये कोशिकीय श्वसन, यानी कि ये जीवाणु, यानी कि किसका, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो उदाहरण में जो आता है वो जीवाणु। तो ये जीवाणु कोशिका है, कहता है ये श्वसन के लिए क्या होता है, ये श्वसन के लिए ये अंग है। मीजोसोम का मुख्य कार्य क्या है, श्वसन, कोशिकीय श्वसन, यानी कि ये श्वसन की क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। अब देखिए आगे क्या है, इसके अंदर जो ये ग्रीन वाला पार्ट जो दिख रहा है वो क्या है, वो डीएनए, क्या है, वो डीएनए है। और यहां पर इस प्रकार से रेड कलर से जो दिख रहा है ये क्या है, वो आरएनए है, क्या है, ये आरएनए है। अब यहां पर ये देखिए ये क्या है, ये मौजूद है, इस प्रकार से जो दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, राइबोसोम। अब इसमें जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर 70S क्या होता है, 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कितने इस प्रकार के, 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब यहां पर देखिए क्या है, यहां पर देखिए इस प्रकार से एक विशेष रूप से संरचना दिख रही है। ये है बेसिक तौर पे, इसको हम पूरी संरचना, इसको क्या कहते हैं, ये पूरा को हम बोलते हैं पॉलीसोम। क्या बोलते हैं, पॉलीसोम। ये पॉलीसोम आखिरकार होता क्या है, पॉलीसोम जो होता है वो mRNA को, किसको, mRNA को प्रोटीन में बदल देता है। देखिए ये mRNA के ऊपर ये जो है ये जो दिखाई पड़ रहा है ये 2 या 3 के क्या होते हैं, 2 या 3 इसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम है, राइबोसोम के अणु जुड़े होते हैं और mRNA के ऊपर। अब ये राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन के निर्माण के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। तो ये पूरी संरचना जो है वो mRNA को क्या करता है, शॉर्टली यहां बता रहे हैं कि mRNA को प्रोटीन में क्या करता है, बदलता है, पॉलीसोम। कौन करता है, पॉलीसोम। अब इसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक का डॉट डॉट जो दिख रहा है वो क्या है, कोशिका द्रव है, क्या है, कोशिका द्रव। अब देखिए इस फिगर के अंदर जो है एक पूंछ जैसा क्या होता है, एक पूंछ जैसा ये दिखाई जो पड़ा है, इसको हम बोलते हैं का काम जो है इस जीवाणु के गति प्रदान करना, क्या करना, जीवाणु को गति प्रदान करना। और ये जो यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो दिखाई पड़ रहा है बाल की तरह, इसे हम क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोम कहते हैं। अब यहाँ पर और कुछ बातें हैं वो समझते हैं। देखिए इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर,
इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर देखिए क्या है, ये सारा अंग पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवजलिका, लाइसोसोम, ये सभी जो है अंग जो है इसके अंदर पाए नहीं जाते हैं। आखिरकार इसमें और भी हम चीज देख सकते हैं कि इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो है नए कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। तो इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो है वो नए कोशिका की उत्पत्ति जो है वो समसूत्री, क्या होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा नहीं होता है। क्या होता है, इसके अंदर जो है उस समसूत्री विभाजन के द्वारा, इसके समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इसके अंदर क्या होता है, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति नहीं होती। इसके अंदर नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है वो सरल, क्या होता है, सरल विभाजन। सरल विभाजन या अब हम क्या बोलते हैं उसे, हम द्विविभाजन। ये द्विविभाजन या फिर क्या होता है, सरल विभाजन प्रक्रिया के द्वारा जो है इसमें नए जीव की उत्पत्ति होती है, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो न्यूक्लिक अम्ल के रूप में रहता है, और न्यूक्लिक अम्ल के रूप में होने के कारण इसका क्या होता है, एक सरल विभाजन। क्या होता है, सरल विभाजन, यानी सिंपली वो दो भाग में क्या होती है, टूट जाती है और दो कोशिका का क्या करता है, निर्माण करता है। इसी प्रकार से इसके अंदर क्या होता है, कहता है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है वो सरल विभाजन के द्वारा होती है। अब इसका हम कुछ उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं, इसका कुछ हम उदाहरण के बारे में देखते हैं, इसके अंदर कौन कौन सा उदाहरण आता है। इसके अंदर कौन कौन से उदाहरण आते हैं, इसके अंदर बेसिक तौर पे ये सभी उदाहरण आते हैं। क्या आता है, इसके अंदर सत्य जीवाणु, क्या आता है, सत्य जीवाणु, साइनो जीवाणु, ऑर्की जीवाणु और माइकोप्लाज्मा जीवाणु और नील हरित शैवाल, ये सभी जो है उदाहरण जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर आता है। आगे देखते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। किसके कोशिका, अब हम आगे देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। यूकैरियोटिक कोशिका आखिरकार क्या होता है, देखिए यूकैरियोटिक कोशिका बेसिक तौर पर जो है वो उच्च श्रेणी के जीव जंतु के अंदर पाया जाता है और पौधों के अंदर। इस कोशिका के अंदर क्या होता है, इस कोशिका के अंदर जो केंद्रक जो होते हैं, केंद्रक जो होते हैं, इस कोशिका का जो जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं एक विशेष प्रकार के कोशिका केंद्रक झिल्ली के अंदर जो है वो बंद रहते हैं। और वो भी केंद्रक झिल्ली जो होता है वो द्विस्तरीय होता है। कैसा होता है, द्विस्तरीय होता है। तो इस कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम समझते हैं। वैसा कोशिका, वैसा यूकैरियोटिक कोशिका, वैसा कोशिका जिसका केंद्रक सुसंगठित और द्विस्तरीय कोशिका झिल्ली युक्त होता है। कैसा होता है, सुसंगठित कहने का मतलब है इसके अंदर जो केंद्रक पाया जाता है यह केंद्रक पूरी तरह से सुसंगठित है। इसके केंद्रक का जो काम होता है उस काम के लिए जो भी चीज चाहिए होता है वो सारे इसके अंदर मौजूद रहते हैं, इसलिए इसको कहा था सुसंगठित। क्या बोला था, सुसंगठित व द्विस्तरीय झिल्ली युक्त होता है। यहां पर देखिए, मान लिया कि यह कोशिका है, क्या है, यह कोशिका है, जंतु कोशिका, और इस कोशिका के अंदर यहां पर क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। और यह केंद्रक जो होता है दो झिल्ली, कितनी झिल्ली, ये दो झिल्ली से ये घिरा हुआ रहता है। कितने झिल्ली से, दो झिल्ली से घिरा हुआ। देखिए क्या है, द्विस्तरीय झिल्ली, यहां पर देखिए दो स्तर से क्या है, ये घिरा हुआ है। अब कहता है सुसंगठित, यानी कि इसके अंदर जो है केंद्रिका भी मौजूद रहते हैं और न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। प्रारंभ में क्या होता है, ये न्यूक्लिक अम्ल होता है। और इसके साथ साथ जो है इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, अंग पाए जाते हैं इसके अंदर। ये हो गया क्या चीज, गोल्जी, काय और लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रकार से क्या होता है और बहुत सारे इसके अंदर अंग पाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोशिका अंग कहते हैं। तो यहां पर कहता है कि द्विस्तरीय युक्त क्या होता है, होती है, उसे हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसके अंदर क्या आता है, जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका। क्या आता है, जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि इसमें गुणसूत्र जो है आनुवांशिक इकाई है, मतलब कि आनुवांशिक जो गुण होता है वो गुणसूत्र के अंदर मौजूद रहता है। इसके अंदर जो केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर प्रारंभ में तो ये न्यूक्लिक अम्ल होता है, लेकिन जब यह कोशिका क्या होता है, विभाजित होने वाला होता है, तो यह जो है न्यूक्लिक अम्ल, क्या है, न्यूक्लिक अम्ल जो है, ये न्यूक्लिक अम्ल जो है वो क्या करता है, संगठित होता है, और संगठित होकर, यानी बोल सकते हैं संघनित होता है, और संघनित होकर जो है वो गुणसूत्र का निर्माण करता है।
और उस गुणसूत्र के अंदर ये जिस जीव का कोशिका, उस जीव के सारे का सारा गुण उसके अंदर क्या होता है, उस गुणसूत्र के अंदर सारी इसकी सूचना जो है इसके अंदर क्या होती है, मौजूद रहती है। तो वही बोलता है इसमें गुणसूत्र जो है अनुवांशिक इकाई है। कहता है इसमें समसूत्र विभाजन और असूत्र विभाजन द्वारा जो है कोशिकीय विभाजन पाया जाता है। इसके अंदर जो है या तो समसूत्री विभाजन द्वारा या फिर क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है वो कोशिका का विभाजन होता है। यानी एक कोशिकाएं दो कोशिकाओं में जो है वो टूटती है यानी विभाजित होती है, वो क्या कौन सी प्रक्रिया, वो समसूत्री या फिर क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया के द्वारा होता है। कहता है इसमें जो है वो राइबोसोम जो है वो 70S या 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यानी 70S या फिर क्या होता है 80S प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है। कहता है इसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन पाए जाने के कारण ही यह जो न्यूक्लिक अम्ल है वो क्या होता है, इस हिस्टोन प्रोटीन से लिपट कर या फिर इसे लिपट कर, हाँ इसे लिपट कर जो है वो क्या होता है गुणसूत्र का रूप ले लेता है। अब कहता है इसमें बहुत सारे कोशिका अंग जो है वो पाए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर गोल्जी का हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अंतःप्रज्वलिका हो गया, लाइसोम हो गया, ये क्या हो गया, ये तारकाय हो गया। तो इस प्रकार से जो है इसके अंदर क्या होता है बहुत सारे जो है वो कोशिका अंग पाए जाते हैं।